अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं इद्दत में निकाह का केस अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इस्लामाबाद में जो एडिशनल सेशन जज है अफजल मजोका, उनकी कोर्ट को हर सूरत 12 जुलाई को केस का फैसला करने का कहा गया है। इस केस में खावर मोनिका के वकील डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। कभी खावर मोनिका के वकील मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र समात को इल्तवा में डालने की दरख्वास्त देते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तरद कर देती है। और अब एक बार फिर खावर मोनिका के वकील ने आज की समात में केस के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा की, जिसका मकसद बज़ाहिर यही लगता है कि खावर मोनिका केस में इल्तवा चाहते हैं। ये खावर मोनिका के वकील और खावर मोनिका की मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू क्या है, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इस केस में हम मेडिकल बोर्ड से तो पूछें कि अगर 39 दिन कह रहे हैं वो, तो किसी मेडिकल बोर्ड ने बताया आज तक कि हाँ जी हमने चेक किए, वाकई बनता है इनका, कि इनके जी 39 डेज में इनकी इद्दत पूरी हो गई थी। अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक कोई है ही नहीं, ना कोर्ट्स को कोई असिस्ट करने वाला है। हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक इसको चला रहा है और ये सिर्फ इसको पोलिटिसाइज कर दिया। उन्होंने भी एजिटेट की है कि इस पॉइंट के ऊपर मेडिकल ओपिनियन होना चाहिए था, उलमा की वो ओपिनियन होना चाहिए था। तो बिल्कुल अदालत को इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से या मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल या मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना चाहिए, ये खावर मोनिका और उनके वकील का मौक़िफ़ है। तासुर ये मिलता है कि जैसे खावर मोनिका अदालती फैसले से खाइफ है या केस के अहम पहलुओं पर रोशनी डालना ज़रूरी है। अब इस केस की बुनियाद ये बनाया गया है कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी नहीं की और बानी पीटीआई से निकाह किया, लिहाजा पीपीसी सेक्शन 496 के तहत कार्रवाई की जाए। अब सबसे पहला सवाल ये है कि पीपीसी सेक्शन 496 तो फ्रॉडुलेंट मैरिजेस से मुताल्लिक है, लेकिन यहाँ तो मामला फ्रॉड का ही नहीं है बल्कि इद्दत का है। तो ऐसे में क्या इस केस की बुनियाद कमज़ोर नहीं? क्योंकि फ्रॉडुलेंट मैरिज अगर होती, यानी सिर्फ झूठ मूठ की एक सेरेमनी की जाती और दिखाया जाता कि निकाह हो रहा है, तो ये झूठ मूठ की कोई निकाह तो नहीं था, बल्कि आज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह में के रिश्ते से जो है मुंसलिक हैं, आज भी एक दूसरे के निकाह में है। तो ये कोई फ्रॉडुलेंट मैरिज का तो नहीं है। तो केस की बुनियाद जो है, जिस सेक्शन के तहत जो प्ली ली गई है, जो ग्राउंड ली गई है, सबसे पहले तो वो कमज़ोर लगती है। फिर ऐसे में किस बुनियाद पर इस केस को उठाया गया? दूसरा सवाल ये है कि जहाँ तक मेडिकल बोर्ड की तश्कील देने की बात है, तो ये मामला 2018 का है, तो फिर मेडिकल बोर्ड 6 साल पुराने मामले को देखेगा और फिर कैसे किसी नतीजे पर पहुँचेगा 6 साल पुराने इस मैटर के अंदर। तीसरा सवाल ये है कि इस केस में औरत की गवाही अहम होती है, वो जो कहे वही दुरुस्त तसव्वुर होता है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस तो कुछ ऐसी ही कहती है और बुशरा बीबी तो ये कह चुकी है कि वो इद्दत पूरी कर चुकी है। तो इसके बाद बानी पीटीआई से निकाह हुआ, तो ऐसे में बुशरा बीबी की राय की अहमियत ज़्यादा होगी, ना कि इल्ज़ाम लगाने वाले की। फिर इसी तरह नवंबर 2017 में खावर मोनिका की जानिब से बुशरा बीबी को तलाक दी गई थी और फिर मुफ्ती सईद के बकौल बानी पीटीआई का बुशरा बीबी से निकाह जनवरी में हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का 1992 का फैसला, जिसमें इद्दत की मुद्दत 39 रोज़ रखी गई है, उस हिसाब से तो इद्दत पूरी थी। ऐसे में फिर क्या हैसियत होगी इस केस की? ये वो अहम सवाल है जिससे ये तासुर उभर रहा है कि इनके जवाबात शायद खावर मोनिका के पास भी नहीं है, इसलिए वो केस में बार बार इल्तवा चाहते हैं। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों पर समात का आगाज़ हुआ। तो खावर वकील जायद आसिफ चौधरी एडवोकेट ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि माह रमज़ान में भी कभी अदालतों में पेश नहीं हुआ। मुहर्रमुल हराम सोग का महीना है, मैंने अहले बैत की मोहब्बत में अदालत से इल्तवा मांगा था, दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली, तो हाई कोर्ट ने बग़ैर चैलेंज कैसे डायरेक्शंस दे दी। मेरी एक केस में नहीं, सब केसेस में इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर हुई थी। आम लोगों की ज़मानतें होने के बाद 5-5 दिन मचल के जमा नहीं होते, मेरे हक़ में फ़ैसला आया तो खुशी का इजहार करूँगा। वकील उस्मान रियाज गिल ने खावर मोनिका के वकील पर तंज़ किया कि उनकी हमदर्दी के दलाइल सुन लिए, अदालत नोट कर ले, अब कानूनी दलाइल पर आ जाएँ। कानून कहता है कि अगर कोई सबूत ज़रूरी हो तो एपलेट कोर्ट इजाज़त दे सकती है। इसके साथ खावर मोनिका की वकील जायद आसिफ चौधरी एडवोकेट ने इजाफी सबूत अपील में पेश करने से मुताल्लिक अदालती फैसले जमा करा दिए और कहा कि दूसरी दरख्वास्त वफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल और उलमा को अप्रोच करने की है। इद्दत पर उलमा से राय ली जाए। बादअज़ा अदालत ने केस की समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब ये केस का मुख्तसर अहवाल है। अब खावर मोनिका के वकील ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल और उलमा कराम को इसमें अप्रोच करने के हवाले से कहा है। तो इसी हवाले से हमारे साथ सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, शरिया इस हवाले से क्या कहती है कि इद्दत की मियाद कितनी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम बात करते हैं शरीयत इस्लामिया में इद्दत की मियाद के हवाले से, तो वो वेरी करती है, अलग अलग होती है।
हर खातून के एतबार से आप उसे ये मुतय्यन नहीं कर सकते कि अगर किसी एक खातून की 45 दिन इद्दत है तो दूसरी की भी 45 दिन होगी, या किसी एक खातून की 65 दिन है तो दूसरी की भी इतनी ही होगी। हर खातून का मामला दूसरी खातून के साथ मुख्तलिफ होता है। और फिर इसमें बड़ी अहम बात यह है कि खातून कि जब एक ख़ास उम्र आ जाती है और जिसके बाद वो साइलेंट हो जाती है। सब मिनिमम टाइम पीरियड का कोई तस्वुर है कि 39 रोज़ का मिनिमम टाइम पीरियड है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1992 की एक जजमेंट है जिसमें फ़िक़्ह हनफिया का हवाला भी दिया गया है। क्या 39 रोज़ का कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम 39 डेज़ पूरे करने चाहिए? देखिए, अगर हम फ़िक़्ह हनफी की बात करते तो फ़िक़्ह हनफी की बड़ी मोतबर किताब अल हदाया में 39 दिन का एक कौल मौजूद है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कम से कम मुद्दत का बयान किया है तो वो फिर हदाया से उसको लिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो तो एब्सोल्यूट मिनिमम डेज़ के ऊपर काउंट की गई इद्दत है, और ये बात बड़ी अचंभे की है कि जब हम उस इद्दत के दिनों को साइकिल्स के साथ काउंट करना चाहेंगे तो वो फिर बहुत एक रेयर कंडीशन हमारे सामने आती है। लेकिन बहरहाल हदाया में इसका ज़िक्र मौजूद है। लेकिन फिर आप जब दूसरी तरफ इमाम शाफ़ी के कौल के मुताबिक इसको देखना चाहेंगे तो फिर ये अप टू 65 डेज़ तक भी जो मिनिमम है वो बन जाती है। तो ये वेरी करती है फुक़हा के अक़वाल के अंदर। फिर डॉक्टर साहब, सवाल तो फिर सादा से है ना कि फिर इद्दत की मियाद का तयन का तरीक़ाकार क्या है, फिर ये तयन कैसे होगा? देखिए, उसमें जो फुक़हा ने और कुतुब फ़िक़्ह के अंदर इसको बड़ी वजाहत के साथ ज़िक्र किया है, वो अमूमी तौर पे ख़ातून की तरफ ही बात को लेकर गए हैं कि उससे पूछा जाएगा कि वो ख़ुद डिस्क्राइब करे, इस बात की वजाहत दे कि उसकी इद्दत के अय्याम कितने बनते हैं। और लेकिन अगर कोई इस किस्म का इश्तबाह पैदा हो जाए कि जहाँ पर एम्बिग्विटी पैदा हो रही हो कि इद्दत जो है वो काउंटेड हुई है या नहीं हुई है, तो फिर हम इस अमर की तरफ जा सकते हैं कि तिब्बी मुआयने के ज़रिए इस बात का तयन करवाया जाए कि वाक़अतन इस खातून की इद्दत के अय्याम जिस तरह की वो बयान कर रही है उसके मुताबिक हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर उम्र की हद वो पहुंच रही है जहाँ पे जाके आम तौर पे ख़वातीन के अय्याम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ये इश्तबाह पैदा हो सकता है और उसको अतिबा के ज़रिए क्लियर करवाया जा सकता है। इन पर्टिकुलर केस जिसमें बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि उन्होंने इद्दत मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई से निकाह किया, तो यहाँ पर तो खातून गवाही दे रही है, स्टेटमेंट दे रही है, तो फिर खातून की गवाही की अहमियत कितनी होगी? देखिए, चूँकि ये मामला ख़वातीन के साथ ख़ास होता है और वही इस चीज़ को बेहतर तौर पे बयान कर पाती हैं, इस वजह से अव्वलन तो ख़ातून के साथ इसको जोड़ा गया है। लेकिन मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि अगर ख़ातून ऐसी है जो कि फ़र्ज़ करें 25 साल की है, 28 साल की है, 30 साल की, 35 साल की है, अगर वो कोई इस किस्म की बात को क्लेम कर रही होती है तो ये बात समझ में भी आती है, ये बात ठीक है कि चलें जिस तरीके से वो बयान कर रही है। लेकिन अगर ख़ातून की उम्र उस उम्र के बहुत हद तक करीब है जहाँ पे जाके उन जिस्मानी अवारिस से ख़ातून बरी ज़िम्मा हो जाती है, तो फिर वहाँ पर इस किस्म की ज़रूरत पेश आ सकती है कि तो मेरा सवाल ये है कि फिर जो तिबी माहिरीन है, कोई 6-7 साल पुराना जो केस है उसके अंदर भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन आ सकती है, राय उसमें भी कायम हो सकती है। देखिए, ये तो अतिबा ही इसके बारे में बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर सकते हैं। मैंने तो एक शरीयत के हवाले से एक बात की कि जहाँ कहीं पे एम्बिग्विटी पैदा हो तो वहाँ पे इस तरह का मामला हो सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स किसी भी डेड बॉडी के बारे में तयन करती है कि ये 1 माह पुरानी है, 2 माह पुरानी है, 6 माह पुरानी है, इसी तरीके से कई और एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हैं जहाँ पे हम उम्र की तयन को डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ अटैच करते हैं, देखते हैं। तो अतिबा इस बारे में मेरा ख़्याल है कि बेहतर बता सकते हैं कि अगर उन्हें इस तरह के मामले के बारे में उनसे पूछा जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हमारी अदालतों के अंदर तो शायद ये केस बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले शायद ही कोई ऐसी नज़ीर हो। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कोई ऐसे केसेस या ऐसे नज़ायर आपकी नज़र में हैं, आपकी नज़र से गुजरे? देखिए, जहाँ तक केसेस की तारीख़ का ताल्लुक़ है, केसेस की तारीख़ एक अलग चीज़ है और फ़िक़्ह एक अलग चीज़ है। अमूमी तौर पे जो हमारी फ़िक़्ह की किताबें हैं उनमें केसेस का ज़िक्र नहीं होता है, उसमें उसूल बयान किए जाते हैं और उसूल इद्दत में निकाह करने के हवाले से यही बयान किया गया है कि ऐसा निकाह बातिल होता है। शुक्रिया डॉक्टर राग़िब नईमी। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाने का ख्वाब हर कोई देख रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, बदअमनी, जानो माल का खौफ या सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब के हुसूल के लिए पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से रवा साल 2024 के इब्तदाई 5 माह तक 9.5 साल में मजमूई तौर पर 62,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अपना वतन छोड़कर दियारे गैर चले गए। साल 2015 में 9,46,571, साल 2016 में 8,39,353, साल 2017 में 4,96,286, साल 2018 में 3,82,439, साल 2019 में 6,25,203, साल 2020 में 2,24,705, साल 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा। साल 2022 में 8,32,000 से ज़ायद ने पाकिस्तान को खैरबाद कहा। गुज़श्ता साल यानी 2023 में मुल्क छोड़ने वालों में 119% का बड़ा इजाफा देखा गया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानियों ने रोज़गार के लिए पाक सरज़मीन को छोड़ा, जबकि 2024 में अब तक 7,89,837 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। साल 2023 में मुल्क छोड़ने वालों में 3,85,892 लेबर, 1,96,575 ड्राइवर्स, 8,741 इंजीनियर्स, 7,390 अकाउंटेंट्स, 3,486 डॉक्टर्स, 1,533 असातिज़ा शामिल हैं। दुनिया के 50 मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त तकरीबन 1.5 यानी 1,35,00,000 के करीब पाकिस्तानी मुकीम है, जिनमें 96% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में। 2023 में पंजाब से 301, खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 48,000 और 50 के करीब, और सिंध से तकरीबन 72,382 और कबायली इलाकों से 36,609 मजदूरों ने बैरून मुल्क हिजरत की। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में अक्सरियत मुल्क से बाहर जाकर अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहती है, लेकिन एजेंट माफिया इन ख्वाबों को चकनाचूर कर देता है। ये एजेंट माफिया क्लाइंट की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको बाहर जाने और वहाँ नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनको उनके खून पसीने की कमाई से महरूम कर देता है। अभी हाल ही में वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए गुजरावाला में इश्तिहारी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। FI हुकाम के मुताबिक दोनों मुलजिमान मासूम शहरियों को भारी मुआवजे के एवज़ गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजते थे। अब जाली वीज़ा कंसल्टेंट्स की भरमार हो चुकी है जो शहरियों को धोखा दे रहे हैं। ये एजेंट माफिया कैसे शहरियों को चूना लगाते हैं, चूना लगाने की कौन सी मुख्तलिफ वारदातें की जाती हैं, किस किस्म के फ्रॉड किए जाते हैं, आपके सामने रखते हैं। फ्रॉड नंबर 1, एजेंट माफिया दफ्तर खारजा के बाहर शहरियों से अंदर जाने के लिए अगर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर तक दाखिल होने की फ़ीस मांगता है, और ये मुख्तलिफ नौइयत की फ़ीस होती है। कोई 95,000 मांगता है, कोई 80,000 मांगता है, यानी दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है। फ्रॉड नंबर 2, वीज़ा कंसल्टेंट को अच्छे से पता होता है कि क्लाइंट का वीज़ा लगेगा या नहीं, लेकिन वो क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट देखकर भी उन्हें धोखा दे देते हैं और यूँ वीज़ा नहीं लगता है। फ्रॉड नंबर 3 ये भी देखने में आता है कि अगर किसी ने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो वीज़ा कंसल्टेंट फ्रॉड करते हुए उसका स्टूडेंट वीज़ा लगा देगा। ऐसा करने की सूरत में क्लाइंट के साथ फ्रॉड हो जाएगा और उसका वीज़ा नहीं लगेगा। फ्रॉड नंबर 4 कि डन बेस पर वीज़ा कंसल्टेंट क्लाइंट को सब्ज़ बाग दिखाता है कि वीज़ा डन है, आप 15 लाख दें आपका वीज़ा लग जाएगा, और जो क्लाइंट उस पर भरोसा करता है वो लूटा जाता है। फ्रॉड नंबर 5 ये कि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्स दूसरे क्लाइंट्स के साथ जोड़कर भी वीज़ा कंसल्टेंट फ्रॉड करता है। फ्रॉड नंबर 6 ये कि विजिट वीज़े में क्लाइंट से पैसे लेकर उन्हें 1 साल का टाइम दिया जाता है कि 1 साल में आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ये फ्रॉड होता है क्योंकि वीज़ा कंसल्टेंट रकम हासिल करके उन्हें अपने कारोबार में इस्तेमाल करता है, और जब कारोबार में नुकसान होता है तो फिर क्लाइंट को ना तो पैसे वापस मिलते हैं और ना ही फिर वीज़ा वापस होता है। फ्रॉड नंबर 7 ये कि वीज़ा कंसल्टेंट वीज़ा लगने से इमिग्रेशन के प्रोसीजर भी क्लियर करा के देता है, लेकिन जब जिस मुल्क में क्लाइंट पहुंचता है तो वहाँ वीज़ा स्कैन होता है और वीज़ा
निकलता ही नहीं है और फिर क्लाइंट डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वीज़ा कंसल्टेंट ने वीज़े के तमाम प्रोसीजर्स को जाली तरीके से डील किया होता है। हम आपको एक क्लाइंट डॉक्टर मोहम्मद आमिर हाशमी की रुदात सुनाते हैं जिनसे एजेंट ने एजेंट दफ्तर में दाखिल 95,000 रुपये मांगता है। अब उस नौजवान का जिक्र करते हैं जो रोशन मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहता था। क्लाइंट का नाम अहमद है जो एजेंट के हाथों लूट लिया गया और उसने 15 लाख रुपए गंवा दिए। ये कहानी क्या है, ज़रा जो फ़ोन कॉल है वो सुनवाते हैं आपको कि जो मुतासरा शख्स है अहमद, वो क्या बता रहा है कि एजेंट ने उसे 15 लाख रुपए कैसे लिए, किस तरह बटोरे और फिर 15 लाख उसने कैसे हाथ से गंवा दिए। सारी रुदात आपने सुनी कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लोग दियारे गैर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और बहुत नुकसान करा बैठते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड वीज़ा एक्सपर्ट बिलाल असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे में मज़ीद उनसे बात करते हैं कि ये जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं उतनी बड़ी तादाद में इस तरह के फ्रॉड भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बिलाल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फ़ोन कॉल भी आपने सुनी और उससे पहले एक डॉक्टर साहब हैं और एजेंट के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो भी हमने सामने रखी। आई होप आपने वो भी देखी होगी। तो ये बताइएगा कि जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाहते हैं उतनी बड़ी तादाद में लुट भी रहे हैं, यानी उतनी बड़ी तादाद में स्कैम्स भी हो रहे हैं। क्या वजह है कि सादा लॉ शहरी, मतलब ये कोई अवेयरनेस का प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी तादाद में माफिया है जो ऑपरेट कर रहा है और नेटवर्क की सूरत में ऑपरेट कर रहा है कि लोग लूट रहे हैं? अच्छा, एक तो आपने ये बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो पाकिस्तान से ट्रैवल बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, मे बी कुछ और रीजंस भी हों। अब उसको जो एजेंट माफिया है या जो लोग फेक कंसल्टेंट्स जिन्हें आप कह सकते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज को और उनके साथ फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं। कई लोग विजिट वीजा में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे अपने वेस्ट किए हैं, जैसे आपने बताया कि 15 लाख रुपए उन्होंने वेस्ट किया फेक प्रोमिसेस में। तो कई दफा ये होता है कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो ये जब भी आप केस हैंडल करते हैं तो ये खुद देखना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कोई बहुत रोजी पिक्चर तो नहीं है, क्योंकि कई दफा आपको बड़ा रोजी पिक्चर पेंट किया जाता है, जी 15 लाख रुपए दें तो आप चले जाएंगे। वीजा कंसल्टेंसीज वगैरह के हवाले से या जो ओवरसीज लोगों की मूवमेंट है और मुख्तलिफ तरह के स्कैम्स हैं। कई दफा उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे स्कैम किया जाता है, कई दफा उनको वीजा अपॉइंटमेंट्स के नाम पे स्कैम किया जाता है। नहीं तो एक आम शहरी जिसको को लेमैन है जो वर्क वीजा लेना चाहता है, बाहर मुलाजमत की गरज से जा रहा है, वो कैसे कंफर्म करे कि कौन सा सोर्स ठीक है, कौन सा वीजा कंसल्टेंट अप्रूव्ड है, क्रेडिबल है? ये क्रेडिबिलिटी कहाँ से तलाश की जा सकती है, चेक की जा सकती है, छान पटक कैसे करे वो? इसमें डिफरेंट चीजें हैं। अगर तो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो जितनी जॉब्स आती हैं वो सारी फॉरेन ओवरसीज जॉब्स लिस्टेड होती हैं। तो कोई भी साहब बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि जिस वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आया वो लिस्टेड है या नहीं है। अब इसमें जो एक चैलेंज आता है वो ये कि कई लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं कि जी वर्क परमिट आ गया है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वर्क परमिट आ जाता है और कई दफा ये लोग कोई 15-20 लाख रुपए पे भी कर देते हैं लेकिन वीजा नहीं लगता या अपॉइंटमेंट नहीं आती, तो वो पैसे जाया हो जाते हैं। उस सूरत में उन्होंने ये देखना है कि अपॉइंटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि सही है आपका वर्क परमिट आ गया बट वर्क परमिट इज नॉट द गारंटेड वीजा। इसके बाद वीजा आपने फिर अप्लाई करना है, तो खुद जाके इंटरनेट पे चेक करें कि ये जॉब सही है या नहीं। जैसे मैंने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बताया, फिर उसके अलावा ये है कि अच्छा देखिए, जब अपॉइंटमेंट नहीं लगती, आप जैसे आपने फरमाया कि वर्क परमिट तो आ गया लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो कुछ लोग अपॉइंटमेंट कराने के पैसे लेते हैं। वो कहते हैं आप इतने पैसे दे दें तो आपको अपॉइंटमेंट ले देते हैं। तो बाज़ औक़ात आप पैसे भी दे देते हैं, अपॉइंटमेंट फिर नहीं आती और फिर पता चलता है कि वो जिस नंबर पे आपने एजेंट से रब्ता किया था वो तो नंबर ही किसी और नाम के ऊपर रजिस्टर था, वहाँ पे भी आपने पैसे दिए और बंदा पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें ये देखना जरूरी है कि अपॉइंटमेंट मिलती किधर से है। किसी भी एम्बेसी का एक ऑफिशियल चैनल होता है जिससे अपॉइंटमेंट वो ओपन कर रहे होते हैं। वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो वीजा हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इटली की बात करें तो देयर इज अ कंपनी BLS के नाम से वो कर रहे होती हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे रहा है आया वो लेजिट सोर्स है या नहीं है, क्या वो एम्बेसी का डेजिग्नेटेड चैनल है या नहीं है। अगर आप खुद गए अपॉइंटमेंट लेने, आपने खुद जाके बात किया, आपको गाइड किया गया कि जी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो वो सही गाइड कर रहे हैं आपको। लेकिन अगर XYZ कोई भी फोन पे कहता है जी आप हमें 8 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, हम अपॉइंटमेंट लेकर आपको दे देंगे, तो ये तो फिर आप खुद जो देने वाला है, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये दोनों साइड से है कि एक तो कंसल्टेंट्स का भी प्रॉब्लम है, बट जो लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका भी प्रॉब्लम है कि आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब अगर आपने एक इलीगल एक्टिविटी का पार्ट खुद भी बने हैं तो जाहिर है आपको उसको जाके फिर लीगल वे में आपको हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होएगा। तो इसलिए खुद अपनी सेल्फ अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जो सादा लो अवाम है, बहुत सारे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, ना ही करियर काउंसलिंग उनकी ठीक तरीके से होती है, और काउंसलिंग करके भी लोग पैसे बटोर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो ऑफिस के अंदर आपकी फ़ाइल पहुँचने तक के पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो बिलाल साहब, ये हमने कोई यहाँ पे कोई आधी दर्जन के करीब तो फ्रॉड्स गिनवाए हैं कि जिस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई आपके नज़र में है या आपने लुटते हुए लोगों को देखा और लोग कंसल्टेंसी के लिए आपके पास आए, तो आप भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, इसके अलावा आपने सही कहा, और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। कई दफा जैसे अभी हमारे पास एक साहब आए हुए थे कल, और उन्होंने हमें कहा कि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ है, मैंने विजिट वीजा अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया। हमने उनको बोला कि आप हमें क्या दिखाएं, लाइक रिजेक्शन या रिफ्यूजल लेटर दिखाएं, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका स्टडी वीजा रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इनफैक्ट उन साहब को ये भी आइडिया नहीं हुआ कि अगर विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्शन स्टडी वीजा की कैसे आ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सरमायाकारी मईशत की रगों में दौड़ते हुए खून की मानद है। अगर सरमायाकार ना हो तो मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मईशत कमजोर है, जिसको सरमायाकारी नहीं तवानाई दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी की सूरत हाल ने गैर मुल्की सरमायाकारों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। पाकिस्तान में 200 से जायद गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुल्क की सिक्योरिटी हालात पर तशवीश का इजहार किया है। ओवरसीज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सालाना सिक्योरिटी सर्वे 2024 जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सरमायाकारों के खदशात को उजागर किया गया है। सर्वे का इनेकाद जून 2024 में किया गया। OICCI सर्वे में बताया गया है कि शुरका के मुताबिक साल 2023 के मुकाबले में 2024 में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल मजीद ख़राब हुई है। कराची में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 59 से बढ़कर 80% सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हुई। OICCI के मेंबरान ने न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर भी तशवीश का इजहार किया है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मजीद ख़राब हुई, जो कि 68% से बढ़कर 75% हो। मुल्क के कुछ शहरों में सिक्योरिटी की सूरत हाल में मामूली बेहतरी भी नोट की गई है। सर्वे के मुताबिक लाहौर में सिक्योरिटी की सूरत हाल गुज़श्ता साल के 73% के मुकाबले में 49%, पंजाब में 63% के मुकाबले में 53% और पेशावर में 68% के मुकाबले में 58% तक पहुँच गई है। साल 2023 के सर्वे की तरह 2024 में भी सर्वे के 71% शुरका के पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए सिक्योरिटी खदशात सरे फहरिस्त हैं। अब सवाल यह है कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बैरून मुल्क के सरमायाकारों को तशवीश है, जिसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, जिसकी अपोजिशन मुखालिफत कर रही है, उसको ये समझना होगा कि ऑपरेशन मईशत की बेहतरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमन आबाद और मईशत लाजिम व मलजूम है। अभी जून में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार तो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से हौसला अफजा रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में बैरूनी सरमायाकारी का हुजूम 15% के इजाफे से 1 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से माली साल 2023-24 में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 11 माह के दौरान बैरूनी सरमायाकारी में 15% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और बैरूनी सरमायाकारी का हजम 1 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा है। इस अरसे के दौरान चीन के सरमायाकारों ने 52 करोड़, हांगकॉन्ग के सरमायाकारों ने 32 करोड़ डॉलर्स की पाकिस्तान में सरमायाकारी की। अमरीकी सरमायाकारों ने 11 माह में पाकिस्तान में सिर्फ 13 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी की, जबकि सबसे ज़्यादा 74 करोड़ डॉलर्स का सरमाया पावर सेक्टर में आया। अब अगर बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है तो इसके लिए सरमायाकारी का माहौल पैदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमायाकारी के लिए कोशा है। बिलाशुबा मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे और मुस्तहकम मईशत के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हमें अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के ज़रिए एक्सपोर्ट की शरह को हर हाल में बढ़ाना होगा, जिसके लिए निजी शोबे को नए से नए मौक़े तलाश करने चाहिए। बिलखुसूस पाक सऊदी सरमायाकारी और एक्सपोर्ट में इजाफे के हवाले से खुसूसी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और इस अमर के लिए हमारे इदारों की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि बरामदात में इजाफा किया जा सके और सरमायाकारी के बेरोज़गारी में भी कमी मुमकिन हो सके। एक नई लत और एक नई बीमारी सर उठा रही है और इस बीमारी का नाम वेप है, जो रिवायती सिगरेट का मुतबादिल समझा जाता है। एक बड़ा मसला नौजवानों में वेप का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। पाकिस्तान में रिवायती तंबाकू नोशी के मुतबादिल के तौर पर वेपिंग या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता चला जा रहा है।
आम तासुर ये है कि ई सिगरेट आम सिगरेट जितना खतरनाक नहीं होता, लेकिन तिबी माहिरीन नौजवान लड़के लड़कियों में वेप के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल रिवायती सिगरेट नोशी के मुकाबले में किस हद तक नुकसानदेह है, इसका जवाब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिर अमराज़ कल्ब डॉक्टर लियाकत अली यूं देते हैं कि तंबाकू नोशी और वेपिंग तिबी तौर पर दोनों ही इंतहाई खतरनाक है। तिबी माहिरीन के मुताबिक रिवायती तंबाकू नोशी और वेपिंग दोनों ही की वजह से दिल का दौरा पड़ने और फालिज का खतरा अमूमन बहुत बढ़ जाता है। खून के शरायनों में सोजिश के नतीजे में बाजुओं, टांगों और उंगलियों पर जख्म भी बन सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी और वेपिंग दोनों ही सूरतों में छाती और फेफड़ों के सरतान के खतरात भी बढ़ जाते हैं। ई सिगरेट यानी जो मार्केट में कम से कम 2,500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और इन अशिया की आसान दस्तियाबी का मतलब है कि पहले सिर्फ एलीट क्लास को टारगेट किया जाता था, अब इस ई सिगरेट की रसाई से मुतवस्सित तबके तक भी इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है, जिससे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और मैसेस तक बहुत बढ़ता चला जा रहा है। कभी यूथ के अंदर कोई प्ले स्टेशंस लेने में का कॉम्पिटिशन्स दिखाई देता था, लेकिन अब नित नए वेप और नित नए डिज़ाइंस के अंदर जो ई सिगरेट्स हैं वो लेना एक फ़ैशन समझा जाने लगा है, जो बहुत अलार्मिंग है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।